नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की कुछ मिसाइल टेस्ट को लेके। कुछ दिन पहले आपको पता होगा 22 और 23 तारीख को बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसके बाद इसमें अग्नि 5 की टेस्टिंग होने की बात सामने आई थी। लेकिन उसके बाद डीआरडीओ की तरफ से बताया गया था कि जो टेस्टिंग होने वाला था वो यहाँ पे लगभग 20 दिनों तक पोस्टपोन कर दिया गया था। अब हालांकि इसको कोई रीजन नहीं दिया गया था, लेकिन मे बी वेदर एक यहाँ पे वजह हो सकता है, क्योंकि अभी बे ऑफ बंगाल के ऊपर मल्टीपल लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और आज तो एक साइक्लोन भी आ रहा है जो कि उड़ीसा के कुछ पार्ट और आंध्र प्रदेश को हिट करने वाला है। तो मे बी ये एक कारण हो सकता है जिस वजह से यहाँ पे अग्नि 5 की टेस्टिंग को पोस्टपोन किया गया था। लेकिन साथ ही अभी डीप बे ऑफ बंगाल में एक और नोटम वार्निंग को इशू किया गया है, लेकिन इसको काफी छोटे एरिया के ऊपर और बेसिकली इसको अंडमान के आसपास इशू किया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है और ये मे बी ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज वाली कोई वेरिएंट होने वाला है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। और ये जो टेस्टिंग होने वाली है ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट के होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सबको शायद ये बात पहले से ही पता होगा, क्योंकि पिछले महीने मैंने आप सभी को बताया था कि इजराइल की तरफ से बात बताया गया था कि किसी साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरफ से अभी किसी इजरायली कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसमें किसी यूएवी को खरीदने का प्लान किया गया था। लेकिन यहाँ पर इन यूएवी को किस देश की तरफ से ऑर्डर किया जा रहा है इसके बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया था, फिर कितने यूएवी खरीदे जाने वाले थे इसके बारे में भी कोई भी डाटा नहीं दिया गया था। आज इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इसको भारत की तरफ से ही दिया गया था और इसमें इजराइल की कंपनी एरोस्पेस की तरफ से भारत को अभी अपनी ऑर्बिटर 4 नाम की यूएवी को सप्लाई किया जाएगा। इसे सबसे पहले 2018 में भारत को ऑफर किया गया था और ये एक रनवे फ्री यूएवी सिस्टम होने वाली, जिसको लॉन्च करने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको किसी भी वॉरशिप से लॉन्च किया जा सकता है और रिकवर किया जा सकता है। ये एक बार में 2 अलग अलग तरह के पेलोड को भी कैरी कर सकता है। वैसे इसे एक वाइड वैरायटी के मिशन को करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इसको अभी नेवी की तरफ से खरीदा जा रहा है और नेवी की तरफ से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको इंडियन नेवी डीप सी या कोस्टल रिकॉनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, गन फायर डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, टारगेट एक्विजिशन या प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर अदर एप्लीकेशन की बात करें तो इसको आर्टिलरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कम्युनिकेशन रिले, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट सबमरीन्स को लेके है। कल एक अपडेट सामने आया था जिसमें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को सवाल किया गया था कि अगर भारत फ्रांस के साथ मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन को बनाता है, या जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट अभी ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने वाला है, ठीक वैसे अगर फ्रांस की तरफ से भारत को न्यूक्लियर सबमरीन दिया जाता है तो इसके बाद यूएस, फ्रांस और भारत के रिलेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जिसका यूएस की तरफ से सीधा सा जवाब दिया गया था कि फ्रांस और भारत दोनों के साथ यूएस के रिलेशन काफी अच्छे हैं और अगर ऐसा हुआ तो इससे भारत या फ्रांस के साथ यूएस के जो भी रिलेशन है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारत को फ्रांस की तरफ से किस सबमरीन को ऑफर किया जा सकता है। अभी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की भी जो सबमरीन की डील चल रही थी और इसको कैंसिल किया गया था, इसके अंदर फ्रांस की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को शॉर्ट फिन बैराकुडा क्लास की सबमरीन को ऑफर किया गया था और ये जो सबमरीन है फ्रांस के सबसे एडवांस सबमरीन है। लेकिन जिन सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करने की बात की गई थी वो कन्वेंशनल सबमरीन होने वाले थे। पर अभी अगर भारत इस मौके का फायदा उठाकर फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन को लेने की कोशिश करता है तो वो भी सेम बैराकुडा क्लास की सबमरीन को ले सकते हैं। अब बैराकुडा क्लास की सबमरीन की बात करें तो ये हमारे अरिहंत क्लास के वेसल के मुकाबले काफ़ी एडवांस वेसल है और इनकी जो अवेलेबिलिटी रेट होने वाली है वो अरिहंत क्लास की सबमरीन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसकी एक मेजर कारण ये है कि हमारे अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स हैं इनको हर 5 से 7 सालों के अंदर एक बार रिफिल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से इसकी हल सेक्शन को पूरा काट कर निकालना पड़ता है और फिर इनको रिफिल करना पड़ता है।
जबकि बैराकुडा क्लास की सबमरीन की बात करें तो इनमें जो रीफिलिंग होता है वो 10 साल के अंतर में होता है, जिस वजह से यहाँ पे हमको 3 साल के एडिशनल टाइमलाइन मिलने वाला है। इसके साथ ही इसमें जिस पंपजेट प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो भी काफी साइलेंट सिस्टम है और इसको दुनिया की स्टेल्थियस्ट प्रपल्शन सिस्टम भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इनमें लॉन्ग रेंज की एंटीशिप क्रूज मिसाइल जैसे कि स्कैल्प मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और हम चाहे तो इसमें हम आगे चल के हम अपनी निर्भय मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम 12 नेवल कमांडो को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि क्या फ्रांस इस सबमरीन को भारत को ऑफर करेगा, क्योंकि फ्रांस अभी तक भारत को सिर्फ अपनी कलवरी क्लास की सबमरीन को ही ऑफर कर रही है। लेकिन मे भी अभी ये जो हुआ है इसके बाद अगर प्रोजेक्ट 75I के अंदर भारत फ्रेंच सबमरीन को सिलेक्ट करता है तो फ्रांस की तरफ से अपनी बैराकुडा क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर किया जा सकता है या फिर पंपजेट प्रपल्शन सिस्टम को भी भारत को ऑफर किया जा सकता है, जिसको आगे चल के भारत अपनी खुद की सबमरीन को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इन सिस्टम को हासिल करने की भारत कब से कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट मिराज 2000 को लेके। आप सबको ये बात पहले से ही पता होगा कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 को खरीदने का फैसला किया गया था और इसको लेके मैंने पहले भी आपको बता रखा है, लेकिन इसको लेके अभी काफी सारा मिसकंसेप्शन फैल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को सेकेंड हैंड मिराज को खरीदने की क्या जरूरत है, उसके जगह पर हम राफेल को खरीद सकते हैं। और बिना वीजा वाले भी कमेंट इस पर आके करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अभी पुराने एयरक्राफ्ट को खरीद रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी मिराज 2000 अभी खरीदे गए हैं इन सबको इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करने वाला नहीं है और इनको ऑपरेट करने के लिए भी खरीदा नहीं जा रहा है और ये पहली बार भी नहीं है जहां पर इंडियन एयरफोर्स इनको सेकेंड हैंड कंडीशन में खरीद रही है। पहले भी फ्रांस के साथ भारत ने 16 मिराज 2000 को खरीदने के लिए एक डील किया था, जिनकी डिलीवरी इसी साल के अंदर पूरा हुआ है और अभी हमारे पास कुल मिलाकर 50 के आसपास मिराज 2000 मौजूद है, जिनमें से एक शायद क्रैश हो गया था। लेकिन इसके बाद इंडियन एयरफोर्स जितने भी मिराज 2000 को खरीद रही है इनको सिर्फ स्पेयर पार्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जा रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में अभी मिराज 2000 एक मेजर एयरक्राफ्ट है और इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हेवीली अपग्रेड किया गया है, जो कि आने वाले 10 सालों तक आराम से सर्विस में रह सकता है। लेकिन जैसे कि अभी मिराज 2000 की प्रोडक्शन बंद हो चुका है, जिस वजह से अगर हमें इनको आने वाले 10 सालों तक सर्विस में रखना या ऑपरेट करना है तो हमें इनकी स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी जितने भी मिराज 2000 को सेकेंड हैंड कंडीशन में भारत खरीद रहा है ये सभी नॉकडाउन कंडीशन में भारत को सप्लाई किया जा रहा है, जिनको बाद में हम हमारे मिराज 2000 के फ्लीट को ऑपरेशन रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो हमारे पास अभी जो मिराज 2000 मौजूद है जिनको हमने अपग्रेड कर रखा है, इनकी विंग सेक्शन में कोई क्रैक आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम आगे चल के इनको इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो जितना पैसा हमने उसको अपग्रेड करने में लगाया था वो सभी के सभी बर्बाद होने वाले। पर अभी हम जो सेकेंड हैंड मिराज 2000 को खरीद रहे हैं इनकी विंग सेक्शन को वहां पे निकाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से हमारे जो पहले के मिराज 2000 है उनको आगे चल के आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके अलावा मिराज 2000 के जो इंजन होते हैं वो भी काफी कम यूज किए गए हैं, जिस वजह से हम आगे चल के इसमें से लगभग 80% इंजन की कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। और इनमें से अभी 8 मिराज ऐसे भी है जिनको ऑपरेशन रोल में डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 के स्टैंडर्ड में इनको अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। और ये इंडियन एयरफोर्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो इनके साथ क्या करना चाहता है। हो सकता है वो इनको अपग्रेड करके आगे चल के अपनी फ्लीट के अंदर शामिल कर सकते हैं या फिर वो आगे चल के इसको सिर्फ स्पेयर पार्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मिराज 2000 की जगह पर हमको राफेल को खरीद लेना चाहिए था, तो इतना याद रखो कि जो 24 मिराज 2000 अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदा गया है इनको बस 300 करोड़ की कीमत में खरीदा गया है और 300 करोड़ की कीमत में एक भी राफेल आने वाला नहीं है। अगला अपडेट ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आजकल ड्रोन को लेके काफी चर्चा चल रहा है और आगे चल के होने वाले लड़ाई में ड्रोन से एक मेजर रोल को प्ले करने वाले हैं। इसी वजह से भारत अभी अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अभी आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जॉनेटी टेक्नोलॉजी, जो कि एक इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और भारत की नंबर 1 ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से अभी एक घानियन कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जिसके चलते भारत घाना में जाके अपनी एक ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाला है, जिसके चलते हम घाना में जाके वहां पर पायलट्स को ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन ये जो पायलट ट्रेनिंग सिस्टम होने वाला है ये सिर्फ डिफेंस रिलेटेड सिस्टम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी ड्रोन्स को अलग अलग रोल के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री यूज हो गया
मेडिकल यूज हो गया, एग्रीकल्चरल यूज हो गया, या फिर सर्वे के लिए या फिर मैपिंग के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।